बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के दूसरे लेक्चर के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्क, एनर्जी, पावर और इनसे एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज को। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट घूमे बगैर स्ट्रेट लाइन पे मूव करना शुरू कर दे, उसको हम सेंटर ऑफ द मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉड है, अगर हम इस रॉड के इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करें, इस पॉइंट पर, तो जैसे हम इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रॉड इस तरफ को घूम जाएगी। बट अगर हम इसी रॉड पे इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रॉड घूमने के बजाय स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगी। सो दिस पॉइंट वेयर अपॉन एप्लीकेशन द फोर्स रॉड मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट द रोटेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां किसी बॉडी का जो इंटायर वेट है, किसी बॉडी का सारा वेट अपेरेंटली वहां पर लगता हुआ फील हो। इसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जहां पर अगर हम कोई सपोर्ट दे दें तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल हो जाए, उसके सारा जो मास है वो स्टेबल हो जाए, होल्ड हो जाए, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस टॉय। आप इस पूरे टॉय के अंदर आपने देखे कि सिर्फ इस जगह पर सपोर्ट देने से पूरे का पूरा जो टॉय है वो स्टेबल हो गया, हम उसको उठा सकते हैं, उसको मूव करवा सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, बात करते हैं वर्क की। वर्क जो होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस है, बट इसमें कंडीशन ये है कि फोर्स अप्लाई करने से डिस्टेंस मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि डिस्टेंस जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अ बॉय इज पुलिंग दिस रॉक। अगर फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये वर्क डन हुआ है। अगर हम सिंपल बात करें कि आपने एक बकेट जो है, कोई बकेट है, आपने उसको उठाया हुआ है, तो क्या आपने कोई वर्क किया? तो आपने एक्चुअली कोई वर्क नहीं किया। रीजन इज कि जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है और जो डिस्टेंस है इसमें वो इधर को जा रहा है। आपने बकेट उठाई, आप चल पड़े, आप फोर्स ऊपर को लगा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपने वर्क नहीं किया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब वर्क डन जो है वो किसी फोर्स की इस तरह से फोर्स उस पर लग रही है कि फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है, एक एंगल थीटा जो है वो इस डायरेक्शन के साथ बना रही है जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट हमारे पास होगा F cos थीटा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, विच मींस कि फोर्स का ये जो कंपोनेंट है ये इफेक्टिवली उस पर अमल हो रहा है। जो उस ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा हो रही है वो इस कंपोनेंट की वजह से हो रही है। सो हम इसके अंदर जो फोर्स है वो इसको कंसिडर करेंगे F cos थीटा, और डिस्टेंस जो वो d कवर कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन है दैट विल बी FD cos थीटा। और इस कॉस के एंगल की वजह से ही हम कहते हैं कि अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगी देन हम उसको वर्क डन मानते हैं, क्योंकि कॉस 90 जो है वो 0 होता है। अगर 90 का एंगल बन रहा है तो वर्क डन 0 होगा, अगर 0 का एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान तब हमारे पास जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा। फर्दर मूव करते हैं जी। अब हम बात करते हैं कि कोई वर्क डन जो है किसी वेरिएबल फोर्स की वजह से हो रहा है। ओके जी, आप कंसिडर ये कर लें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। अब ये एक कर्व पाथ है, तो हर पॉइंट पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होगी। इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पर इस तरफ होगी, तो हर पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। तो अब हम इस पॉइंट पर वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एज यू कैन सी है, हर छोटे छोटे हिस्से को जब हम डिवाइड करेंगे तो हर छोटे हिस्से को हम डिक्लेयर कर देंगे
एज डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4। ये तमाम छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं अब एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर एक्ट करेंगे। तो ये जितना कर्व पाथ था छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की वजह से अब हर एक छोटा हिस्सा जैसे डेल्टा D1 या डेल्टा D2 है, ये सारे एक स्मॉल स्ट्रेट पाथ के तौर पर हमारे साथ एक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम बात करें पहले हिस्से की डेल्टा D1 की, तो इस पर जो वर्क डन होगा दैट इज डेल्टा W1, और ये किसके इक्वल होगा F1 और डेल्टा D1 फर्स्ट पार्ट के लिए। इस तरह सेकंड के लिए, थर्ड, फोर्थ और अप टू n तक हम इसको इसी तरह ही करेंगे, और लास्ट में टोटल वर्क डन के लिए हम उन सबको ऐड करेंगे और समीशन की फॉर्म में लिखेंगे W total is equal to sum I is equal to 1 to n Fi cos theta I डेल्टा Di। तो ये फोर्स है, अगर किसी वेरिएबल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन हो रहा है तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फर्दर मूव करते हैं, बात करते हैं एनर्जी की। तो सिंपली एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई ह्यूमन बीइंग ज्यादा वर्क डन कर रहा है दैट मीन वो ज्यादा एनर्जी को पोजेस करता है। फॉर एग्जांपल एक टॉय है, अगर एक टॉय ज्यादा देर तक चल रहा है तो हम यही कहेंगे कि उसकी बैटरी में एनर्जी ज्यादा थी। अगर कोई टॉय जब वो कम देर के लिए चला तो हम ये कहेंगे कि उसकी बैटरी में एनर्जी कम थी। तो एनर्जी जो है वो बेसिकली वर्क डन, जो एबिलिटी टू डू वर्क है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई मशीन, कोई सिस्टम कितना वर्क कर सकता है, वो उसकी एनर्जी को डिफाइन करता है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल, न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, लाइट एनर्जी, जो कि अपने अपने नाम के लिहाज से ही सजेस्ट करती हैं कि उन एनर्जीज का मतलब क्या है। लाइक केमिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे बैटरीज के अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई अब दो केमिकल्स को मिलाते हैं, उससे जो हीट इवॉल्व होती है दैट इज ऑल्सो केमिकल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम लेटर डिस्कस करते हैं क्योंकि इसी को हमने फर्दर लेकर चलना है। न्यूक्लियर एनर्जी एज नेम एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर। जब अगर न्यूक्लियर को हम तोड़ देते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे ये सारे जो एनर्जीज हैं इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारा कंसर्न इस वक्त है मैकेनिकल एनर्जी से। तो मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इन्हीं दो एनर्जी को अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से पाई जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसमें जो एनर्जी पोजेस हो रही है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू ke12mv²। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो बॉडी की जो पोजीशन है, किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज mgh। m मास, g इज ग्रेविटी एंड h इज हाइट। तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब यहां पे अगर हम बात करें तो kinetic energy can be convertible to potential energy and potential energy can be convertible to kinetic energy. As you see in the cyclist, कि साइकिलिस्ट जब जमीन पे था तो यहां से जब उसने मूव करना शुरू किया तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर गया उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। अब इस स्पॉट पर आके उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी हुई है, तो जितनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब ये नीचे की तरफ फॉल करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगेन कन्वर्ट किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इस तरह ये स्केट बोर्डर को देखें, ये स्केट बोर्डर जब मूव कर रहा था तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है और ये ब्लू बार जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब ये मूव करता है ग्राउंड पर आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब ये हाइट पर जाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये उस केस में है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट जो है वो एक्ट नहीं कर रहा। बट अगर हम कोई एक्सटर्नल एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टेंस या ड्रैग को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो तब हमारे पास क्या होगा कि वो इसकी जो एनर्जी है
वो हीट की सूरत में डिसिपेट हो जाएगी, ड्रैग की सूरत में जो है वो डिसिपेट होगी और उसकी जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी वो रिड्यूस हो जाएगी। बट जो ओवरऑल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो सेम रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये थर्मल एनर्जी में उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो वही रहती है। ये एनर्जी अगर कम हुई है तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रही है, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ओके, फर्दर मूव करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की। तो एनर्जी जो है वो दो तरीकों से ट्रांसफर कर सकती है। फर्स्ट वन इज with the matter and second one is without the matter। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप जो पानी के एक बर्तन के अंदर आप कोई पेपर का पीस रख दें और उस पेपर पानी के अंदर आपको पत्थर फेंके, तो जैसे ही पत्थर आप उसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे कोई पत्थर को फेंकते हैं तो इसके अंदर से वेव्स जनरेट होंगी। वो वेव्स क्या करेंगी, वो जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो इस पेपर के पीस को मूव करवाना शुरू कर देंगी। अब इस केस में मैटर मूव नहीं हुआ, पानी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, बट एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी शिफ्ट करता गया, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो है वो पेपर के पीस तक पहुंच गई है। बट इन दिस केस इफ यू थ्रो अ बॉल टू अ ग्लास विंडो, विंडो टूट जाती है तो वो एनर्जी विद मैटर, बॉल भी साथ गया है एनर्जी को लेके, तो मैटर भी मूव किया है एनर्जी के साथ। इस किस्म के जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है इसको हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद मैटर कहते हैं। ओके जी, आगे हमारे पास है जी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी, कि किसी भी जिस्म में जो वर्क डन हो रहा है वो असल में उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। ये हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके काम करने की सलाहियत है, एबिलिटी टू डू वर्क है, वो उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो जो भी उसका वर्क होगा वो असल में उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा। ओके, फर्दर मूव करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बाय ऑर्डिनरी मींस। आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, बट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से काफी सारी डिस्कवरीज भी हुई हैं। इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अपना फेमस जो इक्वेशन वो प्रपोज की थी, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। अब E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर क्या सजेस्ट करती है कि आप किसी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैस के अंदर, और मैस को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी के अंदर इफ द ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्ट इनफ टू क्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट। अगर ऑब्जेक्ट को हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाते हैं तो वो मैस एनर्जी या एनर्जी मैस में इंटर कन्वर्टेबल है। इस एनिमेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसकी जो है वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे हीट एनर्जी की मदद से स्टीम बन रही है, स्टीम से फिर मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मीन कि आप हर तरह की एनर्जी को किसी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम्स, कि आप किस तरह से एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स को उसके साथ वेरिएट करवाते हैं। ओके, फर्दर हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क और रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब हम बात ये कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कितने टाइम में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक जो दो अगर लेबर काम कर रही हैं, एक पर्सन जो है वो एक वेट को 5 सेकंड में एक सर्टन हाइट तक पहुंचाता है, जबकि दूसरा बंदा उसको 15 सेकंड में पहुंचाता है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन की जो पावर है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने कम टाइम में अपनी एनर्जी से उसी वर्क को किया है, जबकि दूसरा बंदा ज्यादा टाइम में उसी वर्क को कर रहा है। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसको हम पावर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T, इसके यूनिट्स जॉल पर सेकंड, उसको वॉट भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट MCQ, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो उसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। एफिशिएंसी कैसा पैरामीटर है जिससे हम किसी भी सिस्टम की जो एबिलिटी को जांचते हैं कि वो कितना एफिशिएंट है, कि वो कितनी इनपुट ले रहा है और उस इनपुट को यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इनपुट के तौर पर जो चीज एनर्जी को ले रहा है, तो वो उस एनर्जी को यूजफुल वर्क में कितना कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। और ये परसेंटेज में होती है। इसका फॉर्मूला E आउट, यानी कि एनर्जी आउटपुट में ओवर एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो हमें
परसेंटेज देता है कि कोई जो सिस्टम है वो कितने परसेंट एफिशिएंट है, और इसकी बेस पे हम सिस्टम की जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो उसको काउंट करते हैं और उसी बेस पे उसकी एफिशिएंसी को जज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली आज के सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।